नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हर जगह इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ती है। आज इस टॉपिक को हम फिर से क्या करने जा रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे हम इसको। आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं, तमाम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। देखिए, आयोनाइजेशन क्या मतलब होता है आयोनाइज का। देखो, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को एटम से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे when the atom is in its isolated gaseous state, तो that energy is called ionization energy। ionization energy, देखिए, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को एटम से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे सर, समझ में नहीं आया, क्या बकवास कर रहे हो आप। देखिए, ये है न्यूक्लियस और मान लेता हूं ये वो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का जिसे बाहर निकालना है। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भाई अट्रैक्शन भी होती है। अट्रैक्शन का मतलब होता है बॉन्ड। अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, अगर मुझे एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम देंगे जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैस स्टेट में होगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो, पहले तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely held electron completely out of atom when the atom is in its most stable isolated gaseous state। मोस्ट स्टेबल आइसोलेटेड गैस स्टेट। देखो, गैस स्टेट इसलिए कहा गया क्योंकि गैस में आप एक एटम पर फोकस करके उसकी एनर्जी बता सकते हो, लेकिन लिक्विड सॉलिड में आप एक सिंगल एटम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, सारा मोहल्ला एक साथ होता है। तो डिफाइन करने के लिए एक एटम के रिस्पेक्ट में इसको गैस स्टेट में लिया जाता है। ठीक है, कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम व्हेन द एटम इज इन इट्स आइसोलेटेड गैस स्टेट। तो ये एक एनर्जी सप्लाइड है, यानी कि यहां पर जो हम एनर्जी देंगे वो कहीं ना कहीं प्रोसेस को एंडोथर्मिक बनाएगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी सप्लाई की जा रही है। एक बात, यहां पर एनर्जी सप्लाई की जा रही है। अब मैं एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, लेकिन न्यूक्लियस मुझे इजाजत नहीं दे रहा। तो अभी हमने ये देखा है लास्ट वीडियो स्लेटर्स रूल में, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जब डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। लेकिन होता क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हर बार एक नया शेल ऐड होता चला जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर दूर और बहुत दूर होता चला जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज है। लेकिन अलोंग द पीरियड स्लेटर्स रूल ने क्या कहा कि न्यूक्लियर चार्ज जो था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इंक्रीजेस बाय 0.65 यूनिट। हर बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 यूनिट बढ़ता चला जा रहा था, सेकंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी, और फोर्थ पीरियड में 0.15 यूनिट बढ़ रहा था, यानी इंक्रीज हो रहा था, ये बात है।
अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा चार्ज लगाएगा तो साइज छोटा होगा, छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्योंकि देखो अभी मैंने बताया ना कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये डिपेंड कहां करती है, ये डिपेंड करती है न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उनके बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतनी आसानी से निकल जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। देखो while moving down the group, while moving down the group, while moving down the group, हुआ क्या कि एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे होता है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज करने का मतलब है बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसको अलोंग द पीरियड ले, while moving along the period, while moving along the period in the periodic table, while moving along the period, होगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, Z इफेक्टिव increases along the period, Z इफेक्टिव increases along the period। इससे क्या होगा, इससे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता था। एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देके बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो शास्त्रों में लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड इंक्रीज। ठीक है, अगर ऐसी है तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से बढ़नी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से बढ़नी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, या आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उसी प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी इस बात पर जरूर डिपेंड करती है कि जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालने जा रहे हैं वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, और किस सिचुएशन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। अब मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो रोल नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। अब आप इधर देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2p से निकलेगा, इसमें भी 2p से निकलेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये इंटरमीडिएट फील्ड है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट फील्ड। एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं इंटरमीडिएट फील्ड से। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन में नहीं है। तो इसमें अपन एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, exactly half filled and fully filled are more stable than
intermediate field, then more stable than intermediate field. ठीक है ना, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट फील्ड, तो इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। चलो ये तो मैं बेसिक ट्रेंड बता रहा था कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज और अलोंग द पीरियड इंक्रीज। अलोंग द पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सेप्शन आ गई, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो इट शुड बी द ऑर्डर। इसी प्रकार से ग्रुप सेकंड की मैं बात करूं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ये अभी तक हमने बात की है जनरल बातें, अभी इनमें हमने कोई एक्सेप्शन नहीं देखी, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें अभी हम नहीं पकड़ पाए हैं। अभी जस्ट ये देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कि वो एनर्जी जो एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। डाउन द ग्रुप गए, एटॉमिक साइज बढ़ गया, अलोंग द पीरियड गए, साइज छोटा हो गया, तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब अपन फोकस करते हैं पहला, एल्यूमिनियम, ये गैसेस स्टेट में है। रोल नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए इलेक्ट्रॉन पहले कौन सा निकाल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर, यानी थर्ड शेल से 3s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जो एनर्जी देंगे दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। चलो हमने एनर्जी दी और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नाउ इट बिकम Al पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बात यह है कि मुझे एल्यूमिनियम आयन से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मैं एनर्जी दूंगा दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। क्या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कम होगी या ज्यादा होगी, ये देखना बाकी है। हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं, ये देखिए कि वो इलेक्ट्रॉन किस सिचुएशन में प्रेजेंट है। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर टिप्पणी ना करें। हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर उस इलेक्ट्रॉन पे फोकस बढ़ाइए जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं। अब यहां से पहले ये इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया। अब जब थर्ड शेल पूरी तरह से खाली हो गया, तो अब नंबर आएगा सेकंड शेल का। सेकंड शेल में 2s 2p, s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं, s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं क्योंकि उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो हम p से निकालेंगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से निकालना है, तो थर्ड शेल में 3s 3p 3d है, तो हम s की बात करें, s तो न्यूक्लियस के पास है, नहीं निकलेगा, p थोड़ा दूर है, d और दूर होता है। अगर चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन है 4s 4p 4d 4f, तो पहले 4f से निकालो क्योंकि f दूर होता है, d थोड़ा पास होता है, p और पास होता है, s सबसे पास होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और फैक्टर निकल के आता है, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। मैं चौथा फैक्टर ले रहा हूं इसको, कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट, डिपेंड्स अपॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। S का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, P का थोड़ा कम, D का और कम, F का सबसे कम। S का मतलब है सबसे ज्यादा समीप, S फॉर समीप, ये मेरा अपना जुगाड़ है। P का मतलब थोड़ा सा पराया कर देते हैं, D का मतलब थोड़ा सा दूर कर देते हैं, और F का मतलब फार कर देते हैं, फार, फार इज मोर अवे देन दूर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, F से निकालेंगे। इफ देयर इज अ कंपटीशन अमंग 4s 4p 4d 4f, तो इलेक्ट्रॉन पहले F से निकलेगा। F में नहीं है तो D से निकालो, D में नहीं है तो P से निकालो, P में नहीं है तो S से निकालो, क्योंकि S से इलेक्ट्रॉन को निकालना समझ लीजिए बाहुबली की तलवार को छूना। S बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है, वहां से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे शेर के मुंह से मांस निकालना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा कि फर्स्ट में तो आपने थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला, अब आपको निकालना पड़ेगा सेकंड शेल से। सेकंड शेल पास होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल। और दूसरी बात क्या है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो न्यूट्रल एटम से निकला, न्यूट्रल एटम से, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से
और ये मैंने क्या लिख डाला, अरे ये मैंने क्या लिख डाला, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। भाई इसके लिए क्षमा चाहेंगे, गलती हो गई। तो न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये बन गया Al2+, इलेक्ट्रॉन जा चुका। अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की तैयारी करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2p, यह हो चुका है 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, फिर दूसरा यहां से निकाला तो ये 2p6 से निकलेगा, तो ये हो गया 2p5। और वैसे भी एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड था और सेकंड शेल से निकाल रहे तो मुश्किल है ना। अब 2p5 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां पर, और ये हो जाएगा Al3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2p4। अब ये देखिए ना, न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा बढ़ गया, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ 2 यूनिट बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी एटम के अंदर उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा वैल्यू उसकी सेकंड की होती है, और सेकंड से ज्यादा थर्ड की होती है। जनरली कि फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा वैल्यू सेकंड की होगी, और सेकंड से ज्यादा वैल्यू थर्ड आयोनाइजेशन की एनर्जी की होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा। अच्छा, बेरिलियम और बोरोन की बताइए जरा आयनाइजेशन एनर्जी, रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5। देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। अपने को बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा। देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है यार, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा 2s से, इसमें निकलेगा 2p। अभी मैंने बताया s से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल है, p से आसान होगा। तो फर्स्ट बोरोन अपना पहला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के मुकाबले में जल्दी लूज कर सकता है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2s से, इसमें 2p से, p से निकालना आसान है। दूसरी बात कि बेरिलियम में जो 2s है वो फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड वैसे ही ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर अपन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो इसमें जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2s2 यानी फुल्ली फिल्ड से निकलेगा, इसमें भी 2s से, इसमें भी 2s से, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। तो यहां पर बेरिलियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो बोरोन से ज्यादा होगी यार। चलिए, सोडियम और मैग्नीशियम को देखते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की। रोल नंबर 11, रोल नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2। चलिए फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करते हैं। देखो दोनों में पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3s से, इसमें 3s1, इसमें 3s2, राइट। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। तो मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। सोडियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के मुकाबले में जल्दी लूज कर देगा। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, इट कैन लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन मच अर्लियर देन मैग्नीशियम। लेकिन जब अपन बात करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सोडियम में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2p6 से निकलेगा। एक तो सेकंड शेल से निकल रहा है और वो भी फुल्ली फिल्ड से, इसमें अभी भी थर्ड शेल से निकल रहा है। देखो थर्ड शेल से निकालना आसान है, सेकंड से मुश्किल है, सेकंड पास होता है। तो सोडियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होगी, या आप उसको जनरलाइज वे में अगर कहें कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप सेकंड की ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप फर्स्ट की है वो ग्रुप सेकंड से ज्यादा होगी। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। चलिए, अगर अपन बात करें मैग्नीज और आयरन की, मैग्नीज और आयरन, रोल नंबर 25, रोल नंबर 26। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5, ये हुआ मैग्नीज। आयरन में जब आप लिखेंगे सब कुछ यही हो जाएगा, बस लास्ट में 4s2 3d6 होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, आप सब जानते हैं। यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन आप पहले निकालोगे वो 4s2 से निकालोगे, इसमें भी 4s2 से ही निकालोगे।
जब दोनों में पहले दो इलेक्ट्रॉन मोर और लेस सेम सिचुएशन से निकल रहे हैं तो चलो फर्स्ट और सेकंड आयन एनर्जी में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हाट अबाउट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, कि यार थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोनों के फोर्थ शेल तो खाली हो गए। अब बात आती है थर्ड शेल की। इसमें थर्ड शेल में निकलेगा 3s3p3d, इसमें भी 3s3p3d, बट यहां पर जो 3d है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, यहाँ इंटरमीडिएट फील्ड है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट फील्ड। तो मैग्नीज की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है माय डियर स्टूडेंट, वो आयरन से ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीज में जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एग्जैक्टली हाफ फील्ड से निकालोगे, जबकि आयरन में इंटरमीडिएट फील्ड से निकालोगे। चलिए बहुत अच्छे। कॉपर और उसका भाई जिंक, रोल नंबर 29 और रोल नंबर 30। देखो कॉपर होता है लास्ट में 4s1 3d10, जिंक होता है लास्ट में 4s2 3d10। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो दोनों में पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आउटर मोस्ट शेल से निकालना है, तो यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 4s2, ये हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। तो जिंक का पहली आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर से ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कॉपर में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थर्ड शेल से निकलेगा, इसमें चौथे शेल से निकलेगा। चौथा शेल दूर होता है, थर्ड शेल पास होता है, तो थर्ड शेल और वो भी फुल्ली फील्ड। तो कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से ज्यादा हो जाएगी, जिंक से ज्यादा हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैंने आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बताया था। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था। व्हाट इज लेंथेनॉइड्स, देखिए मैं एक बार इनको फिर से ब्रीफ कर देता हूं। व्हाट आर लेंथेनॉइड्स, देखो लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। तो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, उन्हें लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। और वो एलिमेंट होते हैं सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, लाजवाब। अब देखिए हम लास्ट फैक्टर पर आ गए अपने। सीरियम होता है रोल नंबर 58, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 6s2 5d1 4f1। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे 4f1 4f2 4f3 करते 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 यहां पर आएंगे 6s2। स्क्रीन से बाहर नहीं होना चाहिए, ये टर्म हो रहा है थोड़ा सा बाहर कर देते हैं इसको हम अंदर। अब ठीक है, हाँ। तो 6s2 5d1 एंड 4f14, दिस इज ल्यूटिनियम। देखो शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले भी क्लासेस में एटॉमिक रेडियस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि अंदर के शेल का काम होता है न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना। अंदर के शेल का काम होता है न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना। गेट पे जो गार्ड होता है उसका काम होता है विजिटर्स को वेरीफाई करना, रोकना। ऐसा नहीं कि सीधा वो मुंह उठा के अंदर आ जाए ना, पहले रेस्ट्रिक्शन है, उनका काम है। लेकिन अगर वो नहीं रोकेगा तो विजिटर सीधा अंदर आएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल तो 6th है, तो 4th शेल यहां पर इनर शेल है और उसके अंदर F सब शेल आ गया। और आप जानते हैं D और F दोनों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया होता है। दे कांट होल्ड द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली। तो अगर कभी अंदर के शेल में D और F सब शेल आ जाते हैं तो वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि D और F सब शेल की जो शेप होती है बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है, बहुत ज्यादा फैली हुई शेप होती है। दे कांट होल्ड द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली। वो न्यूक्लियस के चार्ज को इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस का चार्ज लीक कर जाता है और लीक करके आउटर शेल पे बढ़ जाता है। अब यहां पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन F में एंटर करते जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा और साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट exhibited by 4f subshell, the size of lanthanoid from cerium to lutetium decreases
और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी लेंथेनॉइड्स में बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। ये है लेंथेनॉइड की ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of 4f subshell, due to poor shielding effect of 4f subshell, the nuclear charge concentrate over the outer shell, concentrate over the outer shell, and hence atomic size decreases, atomic size decreases, ionization increases from सीरियम टू ल्यूटेटियम। तो साइज छोटा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होता जा रहा है, पुअर में वो जितना बढ़ रहा है, घटिया 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 महा घटिया, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो याद रखना, पुअर, इफेक्टिव नहीं। इफेक्टिव अगर हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन ये पुअर शील्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव शील्डिंग पावर, है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि भाई शील्डिंग इफेक्ट सबसे घटिया किसका होता है, डी एंड एफ का होता है। तो अगर कभी भी इनर शेल में डी और एफ सब शेल आ गए तो समझ लीजिए लुटिया डूब गई, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि साइज में छोटा हो जाएगा। जो कहानी मैंने आपको लेंथेनॉइड में सुनाई है वही कहानी एग्जैक्टली एक्टिनॉइड में भी होती है, बस वहां पर 4f के बदले 5f आएगा। अच्छा, तो हम उसको छोड़ेंगे तो है नहीं। एक्टिनॉइड, यार जरा कुछ कलर चेंज किया जाए, बड़ी देर हो गई। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं जब एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, क्योंकि एक्टिनियम होता है रोल नंबर 89, एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद फॉलो होते हैं एक्टिनॉइड जिन सब में लास्ट एटॉम 5f में जाएगा। और ये होता था हमारा टांगों पर उनकी नजरें पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। ये था थोरियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। थोरियम, लोरेंसियम, सॉरी थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्कलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। ये एलिमेंट हैं जो जिन्हें हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। जो काम वहां पर 4f कर रहा था यहां पर 5f करेगा, और 4f से बड़ा साइज है 5f का, और 5f का शील्डिंग पावर तो 4f से भी ज्यादा घटिया होगी, तो साइज और ज्यादा डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा तो एक्टिनॉइड बेचारे सिकुड़ते चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एक्सिबिटेड बाय 5f सबशेल। उसकी वजह से साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये सब रेडियो एक्टिव हैं कि साइज ऑफ एक्टिनॉइड्स decreases from thorium to lawrencium due to poor shielding effect, exhibit by 5f सबशेल। और जब साइज छोटा होता जाएगा ना तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो ये बात अब आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है कि किस केस में इंक्रीज, किस केस में डिक्रीज क्या हो रही है, तो यहां पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कुछ बातों पर। मैंने 5 फैक्टर आपको बताए। एटॉमिक साइज बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया, पेनिट्रेशन इफेक्ट को डिस्कस किया, एंड फाइनली वी डिस्कस्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक,
अब जैसे कुछ ग्रुप में एक्सेप्शंस भी आ जाती है, ये कितने नंबर का था, 6 था, तो इसको अपन लेंगे 7। तो अब कुछ ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस भी आती है, जैसे ग्रुप 13 की हम बात करते हैं, तो ग्रुप 13 इज बाल, गेन एंड तेल। बाल, गेन, तेल, डिग 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 डिग, बाल, गेन, तेल। यहां पर एक एक्सेप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, एल्यूमिनियम और गैलियम। ये मैंने वैसे एटॉमिक साइज में आपको बताया है कि देखो एक्सपेक्टेड हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा होगी, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी जो गैलियम की होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। इसका रीजन क्या है कि देखो एल्यूमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और गैलियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 4p1। तो यहां पर ये जो विभीषण है, जिसको मैं बार बार बोलता हूं कि डी और एफ सबशेल विभीषण का काम करते हैं, जिनका काम था रावण की रक्षा करना, लेकिन जाकर किसी से मिल गए, गद्दारी कर दी, तो यहां पर इनकी जो शील्डिंग पावर होती है बहुत ही घटिया मानी जाती है। पुअर पुअर शील्डिंग पावर किसकी है, 3D की। तो ये न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाएगा। जब ये न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोकेगा तो न्यूक्लियस का ज्यादा से ज्यादा चार्ज आउटर एस पे लगना, आउटर पी पे लगेगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय 3D सबशेल, atomic size of gallium comes out to be slightly lesser than 1 or 2 unit than aluminium। तो जब साइज छोटा हो जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। तो एक तो लोचा आपको यहां मिल गया है ना, एक लोचा आपको यहां पे मिल गया, ओके रिपोर्ट है। इसी तरह का एक लोचा, ये मैंने आपको ग्रुप 13 में बताया, इसी तरह का एक लोचा आपको ग्रुप 14 में भी कहीं दिखाई देगा, नीचे की तरफ, कार्बन, सिंग, गए, सोने, पंजाब। एक लोचा या एक एक्सेप्शन हमें यहां भी दिखाई देती है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से कम होगी, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से कम होगी, क्योंकि ये होता है 2s2 2p4 3s 4s 5s 6s2 6p4। तो यहां पर कहीं ना कहीं 3D सबशेल या 3D 4f और 4D ये सारे सबशेल पूरी तरह भरे हुए होंगे। यहां पर 3D भी भरा होगा, 4D भरा होगा, 4f का नहीं होगा काम यहां पे। तो यहां पर इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट घटिया है, सॉरी ये बात मैं कर रहा हूं 10 की, यहां पर इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट घटिया है, लेकिन यहां पर इन तीनों का और ज्यादा घटिया है, और उसमें 4f भी आ चुका है। 4f का शील्डिंग इफेक्ट तो और ज्यादा घटिया होने से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल पे लग के साइज को छोटा करता है और आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f का, उसकी वजह से लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी एक्सेप्शंस चल रही हैं इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की, तो ये 1s1 है, ये 1s2 है, तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा लग रही है आपको, हीलियम की हाइड्रोजन से ज्यादा है। और हीलियम की आपको बता दूं पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की ही सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो एस से निकाल रहे हो और वो भी पहले शेल से निकाल रहे हो और वो भी फुल्ली फील्ड से निकाल रहे हो, मतलब मजाक समझ रखा है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है, बहुत खतरनाक। अच्छा, अब अगर हम इसको, इस पैटर्न को डी ब्लॉक में डिस्कस करें, डी ब्लॉक में, तो वहां पर क्या सीन बनेगा।
डी ब्लॉक में किस तरह से वेरिएशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि मैंने आपको एटॉमिक साइज की वेरिएशन तो बताई थी। देखिए डी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो 3D सीरीज को मुझे पहले ले लेना चाहिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने, कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। देखो जब यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s2 3d1 3d2 3d3 4s1 3d5 4s2 3d5 3d6 3d7 3d8 4s1 3d10 4s2 3d10। देखो यहां पर क्या होता है, टिल द मिडल ऑफ द सीरीज, टिल द मिडल ऑफ द सीरीज यानी मैग्नीज तक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, हर बार अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, d1 d2 d3 एंड सो ऑन। हर बार इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल के लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अलग अलग ऑर्बिटल में एंटर करने से क्या होता है ना, पेयरिंग तो हो नहीं रही, पेयरिंग होती तो रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट कर जाता। तो यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पर डोमिनेट कर जाता है टिल द मिडल ऑफ द सीरीज। लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को काउंटर बैलेंस कर लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज, क्योंकि एंड में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो मैक्सिमम लेवल पर चली जाती है, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिलेटिव चल रहा है, रिलेटिव। तो होता क्या है जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो देखो एटॉमिक साइज का क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा ना टिल द मिडल ऑफ द सीरीज, उससे साइज पहले तो डिक्रीज हो जाता है, फिर क्या हुआ, तीनों का साइज लगभग कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर ये साइज कांस्टेंट हो गया। फिर क्या हुआ, एंड में कॉपर जिंक में जाते जाते साइज बढ़ गया, तो ये तो मैंने ले लिया साइज वाला पंगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, जब साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब साइज कांस्टेंट हो जाता है तो लगभग आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, साइज इंक्रीज है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज, विच इज एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होता है, 3D सीरीज में डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज। और जो वेरिएशन मैंने आपको 3D में बताई है, जो वेरिएशन मैं आपको 3D में बता रहा हूं, वैसी वेरिएशन 4D में भी होगी, 5D में भी होगी। देखिए जरा, देखो 3D 4D 5D और 6D, एक बहुत ही काम की चीज यहां पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 11, ये था साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने, ये था यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़ी आगे कूद लाहफ्ता वरना रोएगा और इतना पिटेगा आंसू होंगे, आंसू होंगे। और ये एक्टिनियम था, अनिल क्वाडियम अनिल पेंटियम एंड सो ऑन। चलिए अब यहां पर क्या था, एक गैप था, तो यहां पर 4f14 आ गया था, 5d2 था, 6s2, यहां पर सेम 5f14 हुआ करता था। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी एटॉमिक साइज में कि 4D 5D और 6D सीरीज में इन तीनों एलिमेंट का साइज सेम होता है। इन तीनों एलिमेंट का जिरकोनियम, हॉफनियम और रदरफोर्डियम, जिरकोनियम जिरकोनियम हॉफनियम रदरफोर्डियम, तीनों का साइज सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों का सेम होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f का शील्डिंग इफेक्ट घटिया है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हॉफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर होगा। और रदरफोर्डियम अनिल क्वाडियम का मतलब रदरफोर्डियम होता है, और रदरफोर्डियम का साइज ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट बाय 5f सबशेल, इन दोनों का बराबर होगा, तीनों का बराबर हो गया ड्यू टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब साइज सेम है तो क्या लगता है आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी? नहीं होगी, लगभग लगभग सेम।
ठीक है। इसी तरह नायोबियम, टैंटेनम, अनिल, पेंटियम, तीनों का साइज सेम, तीनों के आयनाइजेशन एनर्जी सेम। मॉलिंगटन, टंगस्टन, अनिल, हेक्सियम, तीनों का साइज सेम, आयनाइजेशन एनर्जी सेम। क्योंकि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D 5D और 6D 4D 5D और 6D सीरीज एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब साइज सेम है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखेंगे ना, तो आपको 4D 5D और 6D सीरीज की सेम वेरिएशन में लगभग लगभग सेम मिलेगी, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई दिखाई देंगी। मतलब क्या है, देखिए मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट ही कर देता हूं। देखो पहले मैं साइज का प्लॉट कर देता हूं। साइज में क्या था, मान लो 3D से बड़ा साइज होगा 4D का, तो ये मान लो मैंने 3D का प्लॉट किया। सपोज कीजिए मैंने साइज 3D का प्लॉट कर दिया। अब आती है 4D की, तो 4D का क्योंकि 3D है, ये आ जाता है लगभग 4D में। 5D की बात करें, 5D, तो 5D और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये देखो, देखो 3D और 4D में तो डिफरेंस दिख रहा है साइज में, लेकिन ये एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर है। तो जब साइज सेम होगा, बस हमें क्या करना है, इस बार ये वेरिएशन ऐसे है, हमें बाद में वेरिएशन ऐसे कर देनी है, ठीक है ना। क्योंकि जहां साइज पहले डिक्रीज होगा, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जहां साइज कांस्टेंट दिखेगा, वहां आयनेशन एनर्जी कांस्टेंट। साइज इंक्रीज तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज। कहने का मतलब ये हुआ कि 4D 5D और 6D सीरीज एलिमेंट के जो एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड को छोड़ दूं तो थर्ड ग्रुप को अगर छोड़ दें, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सबसे बीमारी शुरू हो जाती है। ये आपको सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी एग्जिबिट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट डाल रहा है। तो ये बात मैंने कर डाली पूरी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी की, और इस पे जो भी फैक्टर थे, कि जो भी फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते थे और जो भी क्वेश्चन उस पर बन सकते थे सिमिलर बेसिस पर, वो मैंने मोर और लेस ज्यादातर आपको करवा दिए हैं। होप आपको आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने आप को आयोनाइज करते रहिए, मतलब अपने आप को झोंकते रहिए, रोजाना पसीना बहाते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।